आपको हमने बताया था शिवाजी का जो दृष्टिकोण था, एक मराठा साम्राज्य की स्थापना करना उनका एक दृष्टिकोण था, और वो इस मराठा साम्राज्य की स्थापना में उन्होंने धर्म का सहारा लिया और अपने आप को हिंदू धर्मोद्धारक कहा। तो उस धर्म के नाम पर इन्होंने एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इसका मतलब है शिवाजी का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो राजनीति से प्रेरित था, आज भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो राजनीति से प्रेरित था, अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना अब कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ना कि किसी को यूनाइट करना है, तो धर्म के नाम पर ही यूनाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कैश कराया। हालांकि ऐसा नहीं कि वो हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करना चाह रहे थे, तो हिंदू धर्म की रक्षा का व्रत शिवाजी ने लिया। वो हिंदू धर्म की रक्षा करना चाह रहे थे, रक्षा की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। और उन्होंने, या उनका जो मूल उद्देश्य था, धर्म के नाम पर, धर्म की रक्षा के नाम पर मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करना और महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। एक बार टेक्स्ट मैसेज आप लोग कर दीजिए, आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ आ रहा है? ओके, 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 ओके। तो चलिए, खैर, तो शिवाजी जो ये साम्राज्य बनाते हैं, शिवाजी जो साम्राज्य बनाते हैं, तो साम्राज्य बनाने में इनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा होगा। तो आज हम लोग शिवाजी के पूरे संघर्ष की कहानी और शिवाजी जी के द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य और शिवाजी का प्रशासन, इतना सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हम ये बताएंगे कि शिवाजी अपना शुरुआत में ही राजाभिषेक नहीं कराएंगे। शिवाजी पहले एक साम्राज्य बनाएंगे, फिर उस साम्राज्य को चलाने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाएंगे और फिर अपना ये कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक कराएंगे। तो शिवाजी का जो संघर्ष है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो शिवाजी क्या करते हैं, पहले सैन्य अभियान करते हैं। ठीक है, तो सैन्य अभियान करने के लिए इन्हें पहले सेना बनानी पड़ी होगी। तो शिवाजी ने बहुत सारी विजय हासिल की, बड़ा लंबा संघर्ष चला शिवाजी का। तो शिवाजी के सैन्य अभियान यहाँ पर हम लोग बहुत शॉर्ट में देखेंगे, जो इनके मिलिट्री ऑपरेशन थे, शिवाजी के सैन्य अभियान, सैन्य अभियान, शिवाजी के सैन्य अभियान। तो इसमें सबसे पहले इनका जो प्रारंभिक सैन्य अभियान हुआ था वो बीजापुर के खिलाफ हुआ था, है ना, बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध, है ना। तो शिवाजी का जो प्रथम अभियान था, फर्स्ट ऑपरेशन, प्रथम अभियान, वो बीजापुर राज्य के आदिल शाही वंश पर हुआ था। ये जो बीजापुर के शासक थे वो आदिल शाही डायनेस्टी के थे। डायनेस्टी का नाम क्या था? आदिल शाही। तो आदिल शाही वंश वहां पर शासन करता था। तो बीजापुर और शिवाजी का 36 का आंकड़ा रहता था, उधर मुगलों से भी शिवाजी का 36 का आंकड़ा रहता है। तो शिवाजी उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगह संघर्ष करेंगे। ठीक है, बड़ा संघर्ष था, और उस संघर्ष के बावजूद भी शिवाजी ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी शिवाजी की। तो इसके बाद फिर शिवाजी ने बहुत सारे किले जीते। तो शिवाजी की जो विजय है ना, उसको हम बेहद शॉर्ट में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फिर इन्होंने सिंहगढ़ के किले की विजय की, है ना, सिंहगढ़ के किले की विजय,
ये विजय इन्होंने 1643 में की थी, 1643 में सबसे पहला किला इन्होंने यही जीता था, 1643 एडी। देखिए किलों का महत्व क्या होता है, किलों का इंपॉर्टेंस क्या होता है। किले सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किलों का भी अपना एक प्रशासन होता है और किलों से भी इनकम होती है, इनसे भी इनकम होती है। तो साम्राज्य की सुरक्षा भी होती है और इनकी इनकम भी किलों से होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला सिंहगढ़ के किले की विजय, ऐसे ही शॉर्ट में आपको बताएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, ये तोरण और राजगढ़ के किले की विजय करते हैं, तोरण और राजगढ़ के किले की विजय, किले की विजय, और ये होती है 1646 में, ठीक है। 1646 एडी में ये यहाँ की विजय होती है। इसके बाद कोंडाना का किले जीतते हैं ये, कोंडाना का किला, कोंडाना फोर्ट, कोंडाना किले की विजय, किले की विजय ये अगली साल होती है 1647 में, 1647। इसके बाद ये चाकन की विजय करते हैं, चाकन, चाकन फोर्ट, चाकन किले की विजय, ये भी 1647 में होती है शिवाजी की। ये एक बार क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने के लिए, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चन आया था। शिवाजी की जो विजय थी ना, ये सीक्वेंस में लगानी थी, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, तो उसी क्रम में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो चाकन विजय, फिर इसका पुरंदर का किला जीतते हैं, पुरंदर, तो पुरंदर का किला ये 1654 में, 1654 में पुरंदर का किला। इसका जावली विजय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जावली दुर्ग था, जावली की विजय, ये 1656 में होती है, 1656 में। तो जो जावली का किला था, ये एक मराठा सरदार था, चंद्रराव मोरे, चंद्रराव मोरे के अधिकार में था ये जावली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये किसके अधीन था, ये चंद्रराव मोरे, ये एक मराठा सरदार था। इसका जो अधिकार था वो जावली के किले पर अधिकार था, लेकिन शिवाजी ने चंद्रराव मोरे से जावली का किला जीत लिया 1656। इसका जुन्नार का किला, जावली और जुन्नार ये दोनों एक ही साल जीते हैं, तो जुन्नार दुर्ग, जुन्नार का किला, तो जुन्नार के किले की विजय भी ये 1656 में शिवाजी करते हैं। इसके बाद कोंकण क्षेत्र की विजय, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, कोंकण, कोंकण आप लोग जानते होंगे, कोंकण रीजन, कोंकण महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, कोंकण, कोंकण क्षेत्र की विजय। तो जो कोंकण रीजन था उसकी भी विजय इन्होंने की, और ये विजय होती है 1657 में, 1657 में। तो शिवाजी देख रहे हैं कितने सारे युद्ध अभियान करते हैं, ठीक है, बहुत सारे युद्ध अभियान करते हैं और बहुत सारी विजय करते हैं, तो इनकी विजय आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 1657 में ही औरंगजेब से पहली बार मुलाकात होती है शिवाजी की, 1657 में। तो 1657 में औरंगजेब से मुकाबला, औरंगजेब से मुकाबला, ये मुगल बादशाह आप सब जानते होंगे, औरंगजेब से मुकाबला शिवाजी का होता है। तो पहली बार मुगलों से शिवाजी का मुकाबला कब होता है, 1657 में, और शासक कौन है उस समय, औरंगजेब शासक है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इतनी विजय तो आपको एकदम से याद रखनी है, इसको आप 2-4 बार देखेंगे, नोट्स बना लेंगे, हालांकि आपको हम पीडीएफ देंगे भी, तो आप लेकिन फिर भी लिखेंगे तो ज्यादा सही रहता है, साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे, तो जो चीजें आप अपने पेन से लिख देंगे वो आपकी हो जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो शिवाजी की जितनी भी विजय थी हमने शॉर्ट में एक ही जगह बता दी है, और इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। याद क्या, आप 2-4-5 बार उसको पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी। इसके बाद शिवाजी और अफजल खां के बीच एक संघर्ष होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीजापुर। तो शिवाजी के 2
देखो शिवाजी का दो मोर्चा से युद्ध चल रहा है, एक तो मुगल मुगल में कौन है इस समय, औरंगजेब, ठीक है, और दक्षिण में बीजापुर से तो शिवाजी के दो मोर्चा है, मोर्चा ए और मोर्चा बी। तो दो जगह शिवाजी का युद्ध चलेगा, ठीक। तो बीजापुर का जो सुल्तान होता है, बीजापुर का जो शासक होता है, वो शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को भेजता है। तो शिवाजी वर्सेस अफजल खां, शिवाजी वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। तो ये अफजल खां कौन है, ये बीजापुर का सेनापति है, मतलब सरदार है वहां का। और ये भेजा जाता है बीजापुर के शासक के द्वारा कि शिवाजी को खत्म करो किसी तरीके से। तो जानते हो इस संघर्ष में दूतों का बड़ा योगदान है, एम्बेसडर, है ना। तो शिवाजी के दूत होते हैं गोपीनाथ, इनके जो एम्बेसडर होते हैं दूत, शिवाजी के, सॉरी, दूत यहाँ पर होते हैं गोपीनाथ, ठीक है। और अफजल खां का दूत होते हैं कृष्णजी भास्कर, दूत कृष्णजी भास्कर, ये दूत होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अपना दूत ये देखो अफजल खां अपना दूत भेजता है शिवाजी के पास, और शिवाजी अपना दूत भेजते हैं अफजल खां के पास। इसमें दूतों का आवागमन होगा। अब कहेंगे ये कैसा युद्ध है सर, इसमें दूत भेजे आ रहे हैं। दूत तो तब भेजे जाते हैं जब हम एक दूसरे से संबंधों का विकास करते हैं, तो दूतों का आवागमन होता है। तो एक्चुअल में जो अफजल खां था, इसने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि हम शिवाजी के साथ एक दिखावा करते हैं। तो पहले हम अपना दूत भेजेंगे, तो ये संदेश देंगे कि हम आपके साथ अच्छे संबंध करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके का धोखा, है ना। तो अफजल खान ने अपना दूत भेजा शिवाजी के पास कृष्णजी भास्कर को, क्या दिखावा करने के लिए कि हम इसलिए दूत भेज रहे हैं ताकि हमारे और आपके संबंध अच्छे हो जाएं। लेकिन अंदर की बात क्या थी कि इसको भ्रम में रखकर दोस्त बनकर मारना चाह रहा था अफजल खान। तो जो कृष्णजी भास्कर था, इसने अफजल खान की जो रणनीति थी, जो धूर्तता थी, उसके बारे में कृष्णजी भास्कर ने शिवाजी को बता दिया। यानी कृष्णजी भास्कर एक ब्राह्मण था और ये शिवाजी से सिंपैथी रखता है। तो दूत है ये अफजल खां का, बट ये सिंपैथी किसके साथ है, इसकी शिवाजी के साथ। तो जब कृष्णजी भास्कर शिवाजी से मिलने आए अफजल खां के दूत के रूप में, तो कृष्णजी भास्कर ने कहा कि देखिए अफजल खां सही आदमी नहीं है, वो आपको धोखा देना चाहता है, आपको मित्र बनाकर फिर मारना चाहता है। तो कृष्णजी भास्कर ने अफजल खां के वास्तविक उद्देश्य को बता दिया, तो शिवाजी चौकन्ना हो गए, अलर्ट हो गए। लेकिन शिवाजी ने दिखावे के लिए अपना दूत भी अफजल खां के पास भेजा। तो दूत भेजकर क्या डिसाइड हुआ कि हम लोग मित्र हो गए हैं, और मित्र होने के नाते हम लोग मुलाकात करते हैं, बैठते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, है ना, बैठते हैं। तो शिवाजी को पता था कि अफजल खां हमसे जब मिलेगा तो हमारी हत्या कर सकता है या हमें गिरफ्तार कर सकता है, इसलिए शिवाजी ने पहले से ही अलर्ट हो गए और अफजल खां की हत्या का प्लान बना लिया। और जैसे ही शिवाजी अफजल खां से मिलने गए, तो इन्होंने एक अपने हाथ में हथियार छिपा रखा था, जिसको बगनक कहते हैं, बगनक, ये एक हथियार था, शिवाजी ने अपने पास छिपा रखा था। और जैसे ही अफजल खां से मुलाकात हुई, एक दूसरे के गले लगे, तो अफजल खां शिवाजी को मारता उसके पहले शिवाजी ने बगनक उसके पेट में घोंप दिया और अफजल खां मारा गया। तो इस तरीके से बीजापुर की जो चाल थी, तो बीजापुर का एक जो योद्धा था अफजल खां, वो शिवाजी उसे खत्म कर देते हैं। तो शिवाजी की यहाँ पर पहली सफलता, ठीक है, बीजापुर के खिलाफ। तो अफजल खां की यहाँ पर शिवाजी के द्वारा हत्या कर दी जाती, अफजल खां की हत्या हो जाती है।
है ना। तो इसमें रोल किसका रहा, कृष्णजी भास्कर का। अगर कृष्णजी भास्कर ने ये हकीकत नहीं बताई होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, है ना। तो ये बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग मुगलों के साथ शिवाजी का संघर्ष। ठीक है, तो मुगलों के साथ शिवाजी का संघर्ष यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें मुगल शासक औरंगजेब क्या करता है, एक साउथ का गवर्नर होता है शाइस्ता खां, मुगलों का दक्षिण का गवर्नर शाइस्ता खां था। तो शाइस्ता खां एक्चुअल में ये था औरंगजेब का मामा रिश्ते में, शाइस्ता खां। इसे औरंगजेब ने दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया था, दक्षिण भारत का सूबेदार मतलब गवर्नर, सूबे का हेड, सूबेदार बनाया। ठीक है, और औरंगजेब ने इसको एक जिम्मेदारी दी शाइस्ता खां को कि तुम शिवाजी को मारोगे, तुम शिवाजी को खत्म करोगे। तो शिवाजी के तो दो दुश्मन है ना, इधर बीजापुर है, उधर औरंगजेब है। तो शाइस्ता खां से शिवाजी का संघर्ष होगा, शाइस्ता खां से शिवाजी का संघर्ष होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो शाइस्ता खां दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, ये मुगल सूबेदार होता है, इसकी नियुक्ति होती है 1660 में। और ये शिवाजी को खत्म करने का आदेश देता है औरंगजेब शाइस्ता खां को कि शिवाजी को खत्म कर दीजिए। तो शाइस्ता खां ने शिवाजी से पूना, चाकन और कल्याण सहित तमाम किले जीत लिए, है ना। तो शाइस्ता खां ने आक्रमण किया शिवाजी पर और चाकन, ठीक है, शिवाजी से शाइस्ता खां ने चाकन, पूना, कल्याण, चाकन, पूना, कल्याण सहित तमाम किले जीत लिए, तमाम किले जीत लिए। और इसने पूना को अपना निवास स्थान बनाया शाइस्ता खां ने, ठीक है। तो पूना को ये अपना निवास स्थान बनाता है कौन, शाइस्ता खां। तो पूना में शाइस्ता खां का महल होता है, शाइस्ता खां का महल, इसका जो महल होता है, शेल्टर होम होता है, आश्रय स्थल होता है, वो कहाँ होता है, पूना में। तो हुआ क्या, 15 अप्रैल 1663 की रात में 15 अप्रैल 1663, आपको ये 15 नहीं याद रखना है, अप्रैल याद कर लीजिए, बहुत है। अप्रैल 1663 की रात को शाइस्ता खां अपने पूना के महल में सोया होता है और शिवाजी अपनी सेना लेकर सोते हुए इसके ऊपर हमला कर देते हैं रात में। क्योंकि शिवाजी गुरिल्ला वार के बहुत बड़े महारथी थे। गुरिल्ला वार का मतलब होता है जो छिप कर अटैक करना। तो चूंकि महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र था, उसकी टोपोग्राफी ऐसी थी कि वहां पर छिप कर युद्ध करने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छे से काम आती थी। तो शिवाजी का चूंकि ज्योग्राफिकल जो क्षेत्र था वो ऐसा था, जिसकी वजह से शिवाजी गुरिल्ला युद्ध पद्धति के, गुरिल्ला वार के महारथी हो चुके थे। तो छिपकर लड़ाई करने की जो कला थी वो शिवाजी के पास बहुत अच्छी थी। तो शिवाजी ने छिपकर इसके महल में रात में कर दिया हमला। तो शाइस्ता खां घबरा गया, अचानक कोई सोते समय अगर महल घेर ले दुश्मन तो घबरा तो जाएगा। तो ये इतनी घबराहट थी इसके अंदर कि ये भागा वहां से, और भागने के क्रम में जब शिवाजी की सेना ने इसके ऊपर वार किया तो इसके पैर का एक अंगूठा कट गया, लेकिन ये अपनी जान बचाकर भाग गया। और इसी हमले में शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां मारा गया। शाइस्ता खां का जो पुत्र था वो था फतेह खां। फतेह खां ये इसमें मारा गया, फतेह खां मारा गया। आप जानते हो, तो शाइस्ता खां पर हमला शिवाजी का कब हुआ, 1663 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हमला किया शाइस्ता खां पर, 1663 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अफजल खां वाला भी याद रखिएगा, अफजल खां वाला जो
मामला था वो 1659 में था। अफजल खान की हत्या कब की थी? 1659 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शाइस्ता खान पर शिवाजी का हमला कब हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करिएगा, टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो शाइस्ता खान वहां से भागा और औरंगजेब के पास गया, कहता है कि भैया औरंगजेब तुम हमें साउथ का गवर्नर कभी मत बनाना। क्यों? क्योंकि साउथ में शिवाजी बड़ा खतरनाक है, वो तो सोते हुए हमला कर देता है। और कहता देखिए मेरा एक अंगूठा कट गया और हमारा पुत्र भी मारा गया। तो औरंगजेब ने फिर शाइस्ता खान को कभी साउथ का गवर्नर नहीं बनाया और शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया। तो औरंगजेब ने बाद में शाइस्ता खान को बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब साउथ का गवर्नर कौन बनेगा? तो औरंगजेब ने शाइस्ता खान के बाद अपने पुत्र मुअज्जम को, तो शाइस्ता खान के बाद शाइस्ता खां के बाद अपने पुत्र मुअज्जम को, मुअज्जम ये औरंगजेब का बड़ा बेटा है, मुअज्जम को दक्षिण का गवर्नर अपॉइंट किया, दक्षिण का सूबेदार अपॉइंट किया, ठीक है। तो दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया? अपने पुत्र मुअज्जम को बनाया, ठीक। इसके बाद ये 1664 आ जाएगा, 63 के बाद। तो 1663 याद रखिएगा, इसके बाद 1664 में क्या होगा? 1664 बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 1659 इंपॉर्टेंट है, 1663 इंपॉर्टेंट है, 1664 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 8 जनवरी 1664, ठीक है, ये सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट, ये जनवरी 1664, जनवरी 1664। देखिए सूरत की प्रथम लूट इसको कहा जाता है। अब देखिए इतिहासकार जो है हिस्ट्री को कैसे लिख रहे हैं, ये जो सूरत को लूटा था वो शिवाजी ने लूटा था और 2 बार लूटा है। तो ये सब यूज किया जाता है इतिहास में, सूरत की प्रथम लूट शिवाजी के द्वारा, सूरत की द्वितीय लूट शिवाजी के द्वारा। तो क्या फिर शिवाजी लुटेरा थे क्या? तो इतिहासकारों ने जो लिखा है इतिहास को, उसमें मराठों को लुटेरा सिद्ध किया है। ये टर्म ही यूज कर रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी रूप में पूछ दिया जाता है, सूरत की प्रथम लूट शिवाजी ने कब की? तो इसका मतलब लूटते थे ये क्या लुटेरे थे? तो हम लोग तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिस इतिहासकार ने इसे जिस दृष्टिकोण से लिखा है, तो मराठों को यहाँ पर लुटेरा सिद्ध किया है। कहते मराठे लूटमार करते थे, ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में रहते थे, और चूंकि वहां पर पहाड़ी और पठारी क्षेत्र छिपने के लिए बड़ी अच्छी जगह होती, तो छापा मार लड़ाई करते थे और ये लूट लेते थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने उनको लुटेरा बोला है। तो ध्यान रखिएगा, लुटेरा हम लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो टर्म मिलते हैं बुक में, तो इसमें कहा जाता है सूरत की प्रथम लूट। तो शिवाजी ने सूरत को लूटा था पहली बार जनवरी 1664 में, ठीक है। तो इसमें क्या किया? देखिए सूरत जो था ये मुगलों का एक प्रांत था और अकबर ने सूरत पर कब्जा किया था, ठीक। सूरत काफी धनी क्षेत्र था, व्यापारिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट था। तो जब पहली बार सूरत पर हमला बोला शिवाजी ने, सूरत के किले को लूटा, ठीक है, तो मुगलों का ये महत्वपूर्ण किला था और कहते हैं यहां से करीब 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। सूरत की प्रथम लूट से 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, ठीक। तो देखिए क्या मुगलों की सेना नहीं लूटती थी? अरे मुगलों की सेना भी आक्रमण करती थी कहीं पर, तो वहां से जो धन वन मिलता था ले आते थे, वो भी तो लूटते थे। लेकिन उनके लिए लुटेरा शब्द यूज नहीं किया और शिवाजी के लिए लुटेरा शब्द यूज कर दिया। तो इतिहासकार किसी को क्या बना दे, ठीक है। तो फिलहाल इस आक्रमण से मराठों को काफी लाभ हुआ, आर्थिक लाभ हुआ, और मुगलों को काफी नुकसान हुआ। 1 करोड़ रुपए यहां से प्राप्त हुआ। इसके बाद शिवाजी
से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कौन? औरंगजेब। क्योंकि इस समय मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब है। तो औरंगजेब क्या करता है, मिर्जा राजा जयसिंह, ये एक राजपूत राजा थे, मिर्जा राजा जयसिंह को साउथ भेजता है और दो उद्देश्य से भेजता है। ठीक है, तो पहले तो उसने शाइस्ता खां को भेजा, शाइस्ता खां सफल नहीं हुआ। फिर उसने औरंगजेब ने भेजा मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह ये राजपूत शासक थे, औरंगजेब के सपोर्ट में थे। मिर्जा राजा जयसिंह किस उद्देश्य से भेजा साउथ में? औरंगजेब ने भेजा शिवाजी के खिलाफ और बीजापुर के खिलाफ। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह जो थे, इनको दो उद्देश्य से साउथ भेजा गया। एक तो शिवाजी के खिलाफ अभियान करना है, शिवाजी के विरुद्ध अगेंस्ट, और बीजापुर इन दो के विरुद्ध। तो दो जिम्मेदारियां दी औरंगजेब ने जयसिंह को कि साउथ जाओ, शिवाजी को भी कंट्रोल करो और बीजापुर को भी कंट्रोल करो। तो मिर्जा राजा जयसिंह जब साउथ पहुंचते हैं तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि पहले शिवाजी के ऊपर आक्रमण करते हैं, और जब शिवाजी को हम अगर पराजित कर देंगे तो शिवाजी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर शिवाजी के साथ एक संधि करेंगे और संधि के माध्यम से शिवाजी को अपना हम दोस्त बना लेंगे। पहले उसके ऊपर हमला करेंगे, ध्यान से समझना, पहले उसके ऊपर हमला करेंगे और जब शिवाजी पराजित हो जाएगा तो उससे एक संधि करेंगे अपनी शर्तों पर, और शिवाजी को अपना दोस्त बना लेंगे। दोस्त इसलिए बनाएंगे क्योंकि शिवाजी और बीजापुर दोनों साउथ इंडिया के हैं। तो जयसिंह सोच रहा है कि शिवाजी को हम जब दोस्त बनाएंगे तो शिवाजी हमारी मदद करेगा बीजापुर को जीतने के लिए। क्योंकि दक्षिण भारत की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं उसकी जानकारी शिवाजी को है, और दक्षिण भारत के दूसरे राज्य को जीतने के लिए दक्षिण भारत में यदि हमारा कोई मित्र बन जाए तो दूसरे राज्य को जीतना काफी आसान हो जाएगा। तो मिर्जा राजा जयसिंह की यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी है कि पहले शिवाजी को हम के ऊपर अटैक करेंगे, फिर शिवाजी से हम दोस्ती करेंगे और फिर शिवाजी की मदद से हम बीजापुर को जीतेंगे। ये स्ट्रेटजी है मिर्जा राजा जयसिंह की। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ ये साउथ इंडिया मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं और शिवाजी पर इनका हमला होता है। तो शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा जयसिंह, तो शिवाजी वर्सेस मिर्जा राजा जयसिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिर्जा राजा जयसिंह। अगर ध्यान से आप क्लास को आप सुनते रहेंगे, ठीक है, और आप अलर्ट होके बैठिएगा, कंफर्ट जोन में मत बैठिएगा, है ना, टेबल चेयर पे बैठिए बढ़िया, और आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और नोट भी करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, तो आपका अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स भी बनता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा शिवाजी की पराजय। ये शिवाजी को पराजित कर देते हैं और पुरंदर के किले पर विजय और रायगढ़ की घेराबंदी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह ये पुरंदर के किले की विजय, पुरंदर के किले पर विजय और पुरंदर के किले को जीत लेते हैं और रायगढ़ की घेराबंदी कर लेते हैं। रायगढ़ की घेराबंदी, तो जब पुरंदर के किले को जीत लेते हैं तो अगर राजा जयसिंह चाहे तो शिवाजी को मार सकते हैं, बंदी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर बीजापुर को जीतने में मदद कौन करेगा? तो पहले इनको हराया, सरेंडर कराया और फिर संधि की। तो इसके बाद क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? संधि। और वो संधि होती है पुरंदर की संधि। वो कौन सी संधि होती है?
पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 22 जून 1665 को हुई थी, ये याद रखना है आपको। 22 जून 1665 को ये संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। तो इस संधि में शर्तें क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इस संधि की शर्तें किसके फेवर में होंगी? जयसिंह के फेवर में होंगी, क्योंकि यहाँ पर जयसिंह की विजय हुई है। तो जो शासक जीतता है संधि उसी के फेवर में होती है। तो ये रखेंगे शर्तें किसके सामने? शिवाजी के सामने। इस संधि में क्या होती है? कुछ शर्तें होती हैं। तो शर्तें किसकी होंगी? जयसिंह की। स्वीकार कौन करेगा? शिवाजी। तो क्या क्या शर्तें हैं? आइए, पुरंदर की संधि की शर्तें भी आपको याद रखनी है। तो पुरंदर की संधि कब हुई, किसके बीच हुई और इसकी शर्तें क्या है, ये हम लोग देखेंगे। कैसी कंडीशंस क्या है? तो पुरंदर की संधि की शर्तें, संधि की शर्तें। शर्त नंबर 1 क्या थी कि शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे, है ना। तो शिवाजी अपने 35 किलो फोर्ट में से 23 किले मुगलों को देंगे, मुगलों को देंगे, ठीक है। यदि शिवाजी के पास 23 किले थे और 35 थे, तो 35 किलो में 23 किले अब किसके पास चले जाएंगे? मुगलों के पास चले जाएंगे। ये जो किले होते हैं, एक तो सुरक्षा के मामले में भी महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे इनकम भी होती है। तो शिवाजी की बहुत सारी इनकम अब कौन ले लेगा? मुगल ले लेंगे इस संधि के तहत। तो शिवाजी यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। दूसरी शर्त थी, शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैनिक सहायता देंगे। शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैन्य सहायता देंगे, मुगलों को सैन्य सहायता देंगे, सैन्य सहायता देंगे। मतलब जब मुगल बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे, अपनी सेना भेजेंगे, है ना, बीजापुर को पराजित करने के लिए। यही तो चाह रहा था ना जयसिंह। एक ये शर्त रखी। और तीसरी कहते कि इसके बदले में शिवाजी को क्या मिलेगा? तो शिवाजी को बहुत कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिवाजी तो हार चुका है। तो ये कहा कि मतलब पुरंदर की संधि में शर्त ये रखी गई कि मुगल शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी मनसब और उचित जागीर देंगे, और उचित जागीर देंगे। मतलब शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं, इनको मुगल क्या देंगे? पंचहजारी मनसब। ये मनसब क्या है हमने आपको और बताया था एक दिन। ये अकबर के द्वारा शुरू की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो मुगलों की ये प्रशासनिक व्यवस्था थी मनसबदारी। तो उसमें जिसको अपॉइंट किया जाता था उसको बोला था मनसब। और पंचहजारी यानी 5000 पद का मनसब, यानी इसको अधिकारी बनाया जाएगा और 5000 रैंक का अधिकारी। तो जितनी बड़ी रैंक होती है उतना बड़ा अधिकारी होता है, और 5000 रैंक ठीक ठाक होती है। तो दूसरा, और उचित जागीर भी दी जाएगी, ठीक है। जागीर का मतलब एक क्षेत्र दिया जाएगा। तो ये संधि पर हस्ताक्षर हो गए। तो ये जो पुरंदर की संधि है, ये शिवाजी के ऊपर मिर्जा राजा जयसिंह की व्यक्तिगत विजय है, व्यक्तिगत विजय, उसकी इंडिविजुअल।
ठीक है, उसी के प्रयासों से ये सारा कुछ हुआ है। अब आगे की कहानी क्या होती है, ये संधि हो गई। अब मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी से कहा कि आपको मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा। तो शिवाजी इसके लिए तैयार नहीं है, तो जयसिंह रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप मुगल दरबार में चलो और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जयसिंह के कहने पर शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं और जयसिंह का जो लड़का होता है राम सिंह, वो शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी लेता है। लेकिन जब शिवाजी आगरा पहुंचते हैं औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब ने इन्हें उचित सम्मान नहीं दिया शिवाजी को। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि औरंगजेब तो सोच रहा है कि शिवाजी पराजित हो चुका है, तो हम हारी हुई शक्ति को सम्मान क्यों दें। और शिवाजी कहता है कि मैं तो मुगल साम्राज्य का मुखिया हूँ, मराठा साम्राज्य का मुखिया हूँ, तो मुझे सम्मान तो मिलना चाहिए। तो दोनों का ईगो टकरा जाता है। औरंगजेब सम्मान देना नहीं चाहता है और शिवाजी सम्मान लेना चाहते हैं। तो जब उचित सम्मान नहीं मिला तो शिवाजी ने वहां पर दरबार में कहते हैं विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने का मतलब है दरबार से उठ के चल दिए, औरंगजेब के दरबार से उठकर चल दिए। तो औरंगजेब ने कहा कि ये जा रहा है, इसको बंदी बना लो। तो शिवाजी को बंदी बना दिया गया और जयपुर भवन में, आगरा में जयपुर भवन है, वहां पर इन्हें जेल में डाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन शिवाजी तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के महारथी थे, तो शिवाजी चतुराई से जयपुर भवन के कैद से निकल के भाग जाते हैं। शिवाजी वहां से फरार हो गए। छापामार युद्ध के महारथी थे शिवाजी, वहां से फरार हो जाते हैं। और लेकिन कुछ दिन बाद शिवाजी को लगा कि यार हमें भागना नहीं चाहिए, भागता तो अपराधी है, हम कोई अपराधी तो है नहीं, तो भागना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो शिवाजी ने औरंगजेब के पास एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा और उसमें लिखा कि जो मैंने कदम उठाया वो सही नहीं था और आप हमें अगर माफ कर दें, तो पुरंदर की संधि में जो ये शर्त थी कि हम अपने पुत्र को मुगल दरबार में भेजेंगे और उसे पंच हजारी मनसब दिया जाएगा, तो अगर आप हमें माफ कर दें तो हम अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेज दें। तो औरंगजेब ने जवाब में इन्हें माफ कर दिया और औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? राजा। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा कि निश्चय ही आप एक राजा हो और एक राजा से हम यही अपेक्षा करते थे। तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी और माफ कर दिया। और औरंगजेब ने संभाजी को मनसबदार बनाया और बरार जो क्षेत्र है, बरार की विजय अकबर ने की थी, साउथ में है बरार क्षेत्र। तो बरार में उचित जागीर भी दे दी गई संभाजी को। तो यहां तक की कहानी चल रही है, ठीक। लेकिन शिवाजी का दिमाग कुछ समय बाद सनक जाता था। शिवाजी को लगा कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, अच्छी बात नहीं। शिवाजी ने कहा कि हम हिंदू धर्मोद्धारक हैं, हम हिंदू धर्म का व्रत लिया है और हमने औरंगजेब के साथ संधि कर ली, औरंगजेब से हमने माफी मांग ली, तो ये तो हम मराठा सरदारों को धोखा दे रहे हैं, मुझे संघर्ष करना चाहिए। तो शिवाजी ने फिर से मुगलों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया और शिवाजी ने जितने भी किले पुरंदर की संधि में खोए थे वो लगभग सारे किले फिर से प्राप्त कर लिए, फिर से सारे किले छीन लिए और सूरत को दोबारा लूटा। तो शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ फिर से संघर्ष शुरू किया और पुरंदर की संधि में जितने भी किले खोए थे वो लगभग सारे किले उसे
फिर से मिल जाते हैं, फिर से छीन लेता है और कहता है कि हम सूरत को फिर से लूटेंगे। तो दोबारा सूरत पर हमला किया 1670 में, और कहते हैं कि इस बार फिर से सूरत को लूटने पर बहुत सारा धन प्राप्त हुआ शिवाजी को, और कहा जाता है कि लगभग 66 लाख रुपए इस बार मिला। तो सूरत की द्वितीय लूट, सूरत की द्वितीय लूट। तो देखिए किताबों में लूट शब्द प्रयोग किया जा रहा है, वैसे ये सही नहीं है लेकिन किया गया है। तो 1670 में तो सूरत की प्रथम लूट 1664 और द्वितीय लूट 1670, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सब होने के बाद ये 1670 तक पहुंच चुके हैं, ठीक। इसके बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। जब पूरा साम्राज्य बना लिया, सब कुछ कर लिया, इसके बाद ये अपना राज्याभिषेक कराएंगे। तो कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, है ना, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी का राज्याभिषेक। कोरोनेशन को हिंदी में राज्याभिषेक कहते हैं। तो कोरोनेशन इज द सेरेमनी एट विच अ किंग और क्वीन इज क्राउन्ड। मतलब ये एक ऐसा उत्सव होता है, एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें क्वीन या किंग के सर पर क्राउन रखा जाता है, मुकुट रखा जाता है, उसको कहते हैं राज्याभिषेक या कोरोनेशन। तो शिवाजी का राज्याभिषेक 14 जून 1674 को होता है। कब होता है? 14 जून 1674। तो 70 में ये सूरत को लूटते हैं और 14 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक, यानी ये शासक बनते हैं, मराठा साम्राज्य के शासक बनते हैं, राज्याभिषेक। इसमें काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट, उनको बुलाया जाता है। तो कौन राज्याभिषेक करवाता है? काशी के विद्वान गंगा भट्ट। गंगा भट्ट, इन्हें विश्वेश्वर भट्ट भी कहा जाता है, विश्वेश्वर भट्ट। ये क्वेश्चन आता है, विश्वेश्वर भट्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? तो विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट। और शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। यहाँ पर किसकी उपाधि धारण की? छत्रपति। अब शिवाजी क्या कहलाएंगे? अब 1674, 14 जून 1674 को शिवाजी क्या बन जाते हैं? छत्रपति। तो फिर ये छत्रपति कौन होता है? तो छत्रपति एक्चुअल में एक टाइटल है। जो मराठा किंग होता है उसे क्या बोला जाता है? छत्रपति बोला जाता है। तो छत्रपति शिवाजी, जैसे इस समय छत्रपति साहू जी महाराज, है ना, तो ये साहू कौन है? अभी आपको इसी में मिलेगा ये नाम, ठीक। तो छत्रपति कौन होता है? मराठा किंग। अगर आपसे पूछा जाए तो पहला छत्रपति कौन बना था? शिवाजी। तो छत्रपति एक वंशानुगत मराठा किंग होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के मरने के बाद जो मराठा किंग बनेगा उसका लड़का, वो भी छत्रपति कहलाएगा। तो मराठा किंग को छत्रपति बोलते हैं। मराठा साम्राज्य का जो सर्वे सर्वा होता है वही होता है छत्रपति। और इनकी इसी राज्याभिषेक के अवसर पर इनकी सेकंड मैरिज होती है। दूसरी पत्नी सोयरा, क्या बोलते हैं उसको? सोयराबाई। तो सोयराबाई, तो इनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के साथ इनका पुनः विवाह कराया जाता है और सोयराबाई को राजमहिषी का दर्जा दिया जाता है। राजमहिषी का मतलब होता है जो मुख्य रानी होती है, राजमहिषी का दर्जा इन्हें दिया जाता है। इसी अवसर पर एक कैलेंडर शुरू किया जाता है, एक नया संवत चलाया जाता है। सोने और तांबे के सिक्के चलाए जाते हैं इसी अवसर पर, इनके राज्याभिषेक के अवसर पर। और श्री शिवा छत्रपति क्या लिखा रहता है उस सिक्कों पर? श्री शिवा छत्रपति उन सिक्कों पर अंकित होता है। तो ये सारे काम होते हैं। लेकिन 14 जून को राज्याभिषेक होता है और उसके 3 दिन बाद 17 जून को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो जाता है।
तो 3 दिन बाद 17 जून को 1674 को जीजाबाई का निधन, जो शिवाजी की माँ थी, जीजाबाई का निधन। तो ऐसा इनके दिमाग में आता है कि लगता है ये राज्याभिषेक कुछ गड़बड़ उसमें हुआ था तिथि में। तो बाद में इन्होंने दोबारा अपना राज्याभिषेक कराया और दोबारा तांत्रिक विधि से कराया। कहते कि लगता है कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए माता जी का निधन हो गया। तो दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ सितंबर में। तो सितंबर 1674 जो था इनका दोबारा राज्याभिषेक हुआ और वो तांत्रिक विधि से हुआ। तो एक तांत्रिक बुलाया गया था, उसने निश्चलपुरी गोसाई, एक तांत्रिक था निश्चलपुरी गोसाई, इसने दोबारा राज्याभिषेक करवाया था तांत्रिक विधि से सितंबर 1674। तो 2 बार राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ है, एक बार विधि विधान से और दूसरी बार फिर तांत्रिक विधि से। अब शिवाजी का राज्याभिषेक जब हुआ तो राज्याभिषेक के बाद भी शिवाजी के अभियान शुरू होते हैं। तो फिर से शिवाजी के युद्ध अभियान शुरू होते हैं। तो 1676 से 1678 इनका अभियान हुआ कर्नाटक अभियान। तो राज्याभिषेक के बाद फिर से इनका अभियान ऑपरेशन शुरू हुआ। तो 1676 से 1678 ये हुआ कर्नाटक पर अभियान। तो 1678 इनका अंतिम अभियान था शिवाजी का। तो शिवाजी का अंतिम अभियान माना जाता है इनके अपने जीवन का कर्नाटक अभियान। और कर्नाटक में एक क्षेत्र है जिंजी। तो जो जिंजी का किला था 1678 में इन्होंने जीता। जिंजी के किले पर विजय कब होती है? 1678 में। और ये इनकी अंतिम विजय है शिवाजी की। तो जिंजी विजय शिवाजी का अंतिम विजय था। ध्यान रखिएगा, शिवाजी की लास्ट जो विक्ट्री थी वो जिंजी के किले पर थी 1678 में। और इसके बाद 2 साल बाद 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। तो शिवाजी का एक गौरवशाली इतिहास 1680 में इनका चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन शिवाजी ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतनी सारी विजय की, तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक अखिल मराठा साम्राज्य बनाया। तो उस साम्राज्य का प्रशासन भी तो चल रहा होगा, बिना प्रशासन के तो साम्राज्य नहीं चलता होगा। तो शिवाजी का प्रशासन कैसा था, क्या क्या शिवाजी ने किया? शिवाजी ने चूंकि इतनी सारी विजय की, इसका मतलब है इनके पास सशक्त सेना होगी। तो कैसी इनकी सेना थी? फिर इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए, है ना, न्याय व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, मतलब सिविल प्रशासन होगा, न्यायिक प्रशासन होगा, सैन्य प्रशासन होगा। तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए बहुत सारे अधिकारी वर्ग होंगे, उनको सैलरी देने के लिए इनकी इनकम कहाँ से होती होगी? तो मराठा साम्राज्य की जो वो मतलब रेवेन्यू सिस्टम था, है ना, राजस्व व्यवस्था थी, वो कैसी थी? ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शिवाजी का हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रशासन। ठीक, शिवाजी का प्रशासन यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैसा था। तो प्रशासन जानने से पहले इनके बारे में एक स्टेटमेंट बोला गया है। जदुनाथ सरकार ने, ये एक मराठा हिस्ट्री पर इन्होंने काम किया है। किसने? जदुनाथ सरकार या यदुनाथ सरकार, जदुनाथ सरकार, जिन्होंने मराठा हिस्ट्री पर काफी काम किया है। इन्होंने शिवाजी के व्यक्तित्व पर कुछ बोला है। इन्होंने बोला है कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मानता हूं और मैं इन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में भी मानता हूं। तो शिवाजी को राष्ट्र निर्माता, नेशन मेकर किसने कहा है? जदुनाथ सरकार ने कहा है। ध्यान रखिएगा। तो शिवाजी को राष्ट्र निर्माता किसने बोला? जदुनाथ सरकार ने। तो ये बात करते हैं हम लोग मराठा प्रशासन की।
मराठा प्रशासन की बात हम लोग करते हैं। एक मिनट। तो प्रशासन, तो इससे सबसे पहले प्रशासन का जो हेड होता था, है ना, पूरे मराठा साम्राज्य का हेड होता था, वो होता था राजा। और जो राजा होता तो वही तो छत्रपति होता है, तो मराठा छत्रपति, है ना, ये राजा। तो मराठा साम्राज्य में सर्वोपरि कौन होता था? मराठा किंग, जिसको छत्रपति कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रभुत्व संपन्न, है ना, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सवॉर्न, है ना, है ना। तो ये प्रभुत्व संपन्न और एक निरंकुश शासक होता था। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सारे डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होते थे? मराठा छत्रपति के हाथ में होते थे। ठीक है, और निरंकुश होता था, मतलब इसके ऊपर कोई अंकुश कंट्रोल लगाने वाला कोई नहीं होता था, मतलब जो चाहे वो डिसीजन ये ले सकता था, ये सर्वे सर्वा होता था, प्रभुत्व संपन्न होता था। तो ये एडवाइस तो इसे दी जा सकती है, बट उस एडवाइस को ये मानने के लिए बाध्य नहीं होता था। वो एडवाइस मतलब कोई कंपल्सन नहीं होता था कि ये एडवाइस को माने, इसको कहते हैं निरंकुश। ठीक है, इसके बाद ये शिवाजी क्या करते थे? अपने को सलाह देने के लिए, है ना, एक इन्होंने सलाहकारी संस्था बनाई थी, जिसे कहते थे अष्ट प्रधान। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अष्ट प्रधान। तो ये अष्ट प्रधान क्या थी, है ना, तो ये एक एडवाइजरी संगठन था शिवाजी का। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये एक मंत्री परिषद जैसी थी कुछ, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चूंकि अष्ट है, अष्ट का मतलब 8, तो ये 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। ये 8 मंत्रियों की परिषद जो शिवाजी के प्रशासनिक मामलों की देखभाल करती थी। तो शिवाजी के प्रशासन में बहुत बड़ा रोल था अष्ट प्रधान का। तो अष्ट प्रधान एक्चुअल में एक सलाहकारी संस्था थी। ये क्या थी? एक सलाहकारी संस्था, जो शिवाजी को सलाह तो दे सकती थी, लेकिन शिवाजी इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अर्थात मराठा छत्रपति को सलाह देने के लिए अष्ट प्रधान नाम की संस्था शिवाजी ने बनाई, और ये केवल एक सलाहकारी संस्था थी। इसकी सलाह को मानना शिवाजी के लिए बाध्यता नहीं थी, या छत्रपति के लिए बाध्यता नहीं थी। ठीक है, तो इतनी बात आप यहाँ पर जरूर ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए, इसमें जो अष्ट प्रधान होती थी, इसके जो ये 8 मंत्री होते थे, है ना, 8 मंत्री, अभी हम बताएंगे कौन कौन से 8 मंत्री होते थे। तो इसमें इन मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं छत्रपति के द्वारा की जाती थी। छत्रपति के द्वारा की जाती थी। छत्रपति मतलब मराठा किंग, और इसमें मराठा किंग कौन है? शिवाजी। तो शिवाजी इनकी नियुक्ति करते थे, और ये वंशानुगत नहीं होते थे, ये मतलब हेरिडेटरी नहीं होती थी, है ना, ये हेरिडेटिक नहीं होते थे। ठीक है, तो शिवाजी ये खुद नियुक्त करते थे, और ये आनुवांशिक नहीं होते थे, आनुवांशिक नहीं होते थे। आनुवांशिक अगर होते तो फिर योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता कि फादर की जगह पर पुत्र को अपॉइंट किया जाएगा, वो भले ही योग्य हो या ना हो। तो इसीलिए योग्यता पर कोई प्रश्न ना लगे, इसलिए इस पद को आनुवांशिक नहीं बनाया गया। ठीक। दूसरा, शिवाजी ने मंत्रियों को पृथक कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे, मतलब कोई बहुत विशेष राइट इनको नहीं दिए थे शिवाजी ने। ठीक। अब ये जो मंत्री होते थे, इनको डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते थे, काम सौंप दिया जाता था। तो ये जो 8 मंत्री थे, इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता था, और ये अपने डिपार्टमेंट के हेड होते थे। तो ये 8 मंत्री कौन कौन से थे और उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, इसको हम लोग यहाँ पर
समझेंगे। तो देखिए, एक ये अष्ट प्रधान है और एक होता है अष्ट दिग्गज, ठीक है, अष्ट दिग्गज। तो ये नाम मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जो अष्ट दिग्गज होते हैं ये कृष्णदेव राय के दरबार में होते हैं। कृष्णदेव राय, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय, ये उसके दरबार में थे अष्ट दिग्गज। ये दिग्गज थे, ये विद्वान थे, ये 8 तेलुगु विद्वानों का समूह था जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था, जिसमें से एक तेनाली रामा भी था। और ये अष्ट प्रधान, ये शिवाजी की क्या थी, ये प्रशासनिक मंडली थी, मतलब 8 मंत्रियों का ये समूह था। तो दोनों में अंतर हमने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो अष्ट प्रधान थी शिवाजी की, उसमें 8 मंत्री थे, और ये जो मंत्री होता था ये अपने विभाग का क्या होता था, हेड होता था। अब ये 8 कौन थे, उनके नाम क्या थे, और वो किस विभाग के प्रमुख थे। तो जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि सरकार बनती है और फिर जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है ना। जैसे किसी को स्वास्थ्य विभाग दे दिया, किसी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दे दिया, किसी को फाइनेंस का डिपार्टमेंट दे दिया गया, किसी को डिफेंस का दिया गया, किसी को रेलवे दिया गया। तो उससे क्या होता है कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो संभाल लेता है और प्रशासन अच्छे से चल पाता है, ठीक है। तो जो शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन चलाया जाता था, उस केंद्रीय प्रशासन का हेड तो शिवाजी थे, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए, हाथ बटाने के लिए ये एक मंत्रि परिषद को अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसमें अष्ट प्रधान में जो सबसे प्रमुख पद होता था वो पेशवा होता था। तो पहला इसमें कौन होता था, पेशवा। पेशवा को हम मुख्य प्रधान भी कहते हैं, मुख्य प्रधान। तो शिवाजी का, अब ये पेशवा कौन होता था, अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए कि पेशवा कौन होता था, तो पेशवा शिवाजी का ये मंत्रि परिषद का सबसे प्रमुख पद होता था, और ये प्रधानमंत्री होता था। ये क्या होता था, तो ये राजा का क्या होता था, प्रधानमंत्री। ये राजा का प्रधानमंत्री। जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, है ना। तो राजा का प्रधानमंत्री भी होता है। तो प्रधानमंत्री, अब आज की डेट में तो प्रधानमंत्री ही राजा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम में राजा को सलाह देने के लिए, है ना, कार्य करने, संपन्न करवाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता था। तो राजा का प्रधानमंत्री पेशवा होता था, यानी छत्रपति का प्रधानमंत्री पेशवा होता था। यानी अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख जो पद होता था वो पेशवा का होता था। ये राजा के सबसे, अर्थात छत्रपति के सबसे नजदीक होता था, ये छत्रपति के सबसे नियरेस्ट होता था। तो जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, यानी सभी, मतलब शासन की देखभाल करना इसका प्रमुख काम होता था पेशवा का। तो शासन की देखभाल कौन करता था, पेशवा, है ना, और राजा उस पर निगाह रखता था, ठीक है। दूसरा, राजा की अनुपस्थिति में, अगर राजा कहीं चला गया तो राजा की अनुपस्थिति में राजा के समस्त कार्य यही संचालित करता था। इसका मतलब है कि अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था, तो ये राजा के सबसे नजदीक होता था। और जितने भी सरकारी दस्तावेज होते थे, जितने भी सरकारी दस्तावेज होते थे, उन दस्तावेजों में राजा के हस्ताक्षर, यानी छत्रपति के हस्ताक्षर के साथ पेशवा के भी हस्ताक्षर उसमें होते थे। यानी जितने भी सरकारी दस्तावेज होते थे उसमें राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मोहर और हस्ताक्षर किए जाते थे। इसका मतलब है कि जिस दिन राजा कमजोर हो जाएगा, जिस दिन छत्रपति कमजोर हो जाएगा, उस दिन पेशवा उस पर डोमिनेंट हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब छत्रपति का स्थान पेशवा ले लेगा, तब मराठा साम्राज्य को पेशवा चलाएगा, छत्रपति का नाम खत्म हो जाएगा। तो याद करो, हमने जब पहले लेक्चर में मराठा शुरू किया था तो हमने आपको बताया था मराठा साम्राज्य 2 चरणों में पढ़ते हैं हम लोग। पहले चरण में छत्रपति नायक होता है, नेतृत्व करता है, और आपको ने बताया था कि औरंगजेब के काल में शिवाजी, है ना, संभाजी, राजा राम, ताराबाई,
ये लीड करते हैं। और दूसरे चरण में जो इतिहास मराठों का जब सेकेंड फेज में पहुंचेगा तो छत्रपति कमजोर हो जाएगा, तो मराठा साम्राज्य को लीड कौन करना शुरू करेगा? पेशवा। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ोगे मराठों की, तो उसमें 2 चरणों में आप मराठा इतिहास को पढ़ोगे कि मराठा साम्राज्य का विकास छत्रपति के नेतृत्व में और मराठा साम्राज्य का विकास पेशवाओं के नेतृत्व में। तो ये पेशवा आगे चलकर छत्रपति का स्थान ले लेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पेशवा समझ में आया होगा। दूसरा मंत्री जो होता है उसे अमात्य कहते हैं या मजमुआदार, अमात्य या इसको मजमुआदार भी कहा जाता है, मजमुआदार। ठीक है, तो क्लास को थोड़ा सा हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, चीजों को एक एक चीज हम लोग समझते हुए चलें, तो ऐसा फील हो कि हम ऑफलाइन में क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये अर्थ प्रदान पूरा समझा लेते हैं, फिर आप लोगों का हम फीडबैक ले लेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो कहीं पर तो उसको टिक करते जाइएगा। तो अभी हम फीडबैक लेंगे तब आप पूछ लीजिएगा। ठीक, तो इसमें जो अमात्य होता था इसको मजमुआदार भी कहा जाता है। तो दोनों नामों से जाना जाता है, अमात्य या मजमुआदार। ठीक है, तो कभी मजमुआदार ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये जो होता था ये वित्त मंत्री होता था, ये फाइनेंस का मामला देखता था। तो आज जो वित्त मंत्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वो ऐसी ही भूमिका निभाता था। तो फाइनेंस और रेवेन्यू के मामले देखता था। तो ये वित्त व राजस्व मंत्री होता था, राजस्व मंत्री। तो जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर होता है भारत सरकार में। ठीक है, तो ये बजट जो है वो प्रस्तुत करता है लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो वित्त के मामले, तो ये शिवाजी का क्या था, ये मराठा साम्राज्य में वित्त मंत्री होता था, राजस्व मंत्री होता था। तो मुख्य कार्य क्या होता है? बजट, वित्त मंत्री का काम क्या होता है? बजट प्रस्तुत करना। और बजट में क्या होता है? आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा रखना। ठीक है, तो इसका काम क्या होता था? मुख्य कार्य क्या होता था? आय व्यय के सभी जो अकाउंट होते थे, आय व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर के सभी अकाउंट की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना। तो ये क्या था इसका मुख्य कार्य शिवाजी के साम्राज्य में? आय व्यय के लेखों की जांच करना, आय व्यय के लेखों यानी अकाउंट की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना, जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना, ये इसका काम था प्रमुख तौर पर। ठीक है, तो 2 आपको समझ में आ गए, पेशवा और अमात्य या मजमुआदार। नेक्स्ट, इस अष्टप्रधान का अगला जो मंत्री था उसे हम वाकया नवीस या इसको मंत्री भी बोल देते हैं। तीसरा है ना, ये कोई क्रम नहीं है कि इसी क्रम में आप याद करें, है ना, ये आपको बस ध्यान रखना है। तो वाकया नवीस ये राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। दरबार की पर डे की जो कार्रवाइयां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनका विवरण रखता है। किसकी? दरबार की जो कार्रवाइयां हैं उनका विवरण रखता है। इसका मतलब ये होम मिनिस्टर टाइप है ना। ये आज का ये वर्तमान सरकार का वर्तमान में ये गृह मंत्री जैसा पद है, ये गृह मंत्री जैसा है ना। वर्तमान में जो काम गृह मंत्री करता है वही काम वाकया नवीस मराठा शासन में करता था। तो राजा के दैनिक कार्यों और राज दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था ये। एक चौथा है सुरनवीस। चौथा सुरनवीस, ये सुरनवीस है, इसके और भी नाम मिलते हैं। इसको सचिव या चिटनिस भी कहते हैं, सचिव या चिटनिस, ये भी इसके नाम है। तो जैसे आज हम लोग देखते हैं सचिव कहाँ होता है? सचिवालय में, सेक्रेटरिएट, तो सचिवालय। तो आज भी देखिए भारत सरकार का सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है ना। इसी प्रकार जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय लखनऊ में, तो सचिवालय जो होता है, सेक्रेटरिएट होता है, उसमें ये हेड होता है। सचिवालय का काम क्या होता है?
विभिन्न प्रकार के जो पत्र व्यवहार होते हैं, है ना, वो सचिवालय में होते हैं। तो ये पत्राचार विभाग से संबंधित था, ठीक है। पत्राचार विभाग, करस्पॉन्डेंस जो डिपार्टमेंट होता है, करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, पत्राचार, सचिवालय में क्या होता है, पत्राचार। तो ये पत्राचार विभाग, पत्राचार जो विभाग होता है, करस्पॉन्डेंस जो डिपार्टमेंट होता है, पत्राचार विभाग का ये प्रमुख होता है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिसर इंचार्ज, है ना। तो सचिवालय का ये ऑफिसर इंचार्ज होता है, ऑफिसर इंचार्ज, है ना। तो सचिवालय का प्रभारी अधिकारी, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रभारी, है ना। तो सचिवालय का जो प्रभारी होता है वो क्या होता है, सुरनवीस आयोग के। आपको इसका मतलब किसी साम्राज्य को चलाने के लिए हमें पत्राचार की भी जरूरत पड़ती, तो वो भी शिवाजी ने यहाँ पर बनाया था। इसके बाद सुमंत, इसको हटा देते हैं, सुमंत या दबीर, सुमंत, इसे दबीर भी कहते हैं, दबीर। तो ये पांचवा छठवां जो भी हो, ये विदेश मंत्री था। आज जो विदेश मंत्री होता है ना, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, तो ये विदेश मंत्री था, राज्य का विदेश मंत्री, शिवाजी के साम्राज्य का ये विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो इसको बोलते थे सुमंत। इसके बाद सेनापति, सेनापति, इसको सर नौबत कहा जाता था। सेनापति को क्या बोला जाता था, सर ए नौबत बोला जाता था, ये टर्म है इसके लिए। तो सेनापति तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, सेना का ये प्रमुख डिपार्टमेंट देखता था, ठीक है। जैसे आप लोग मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, बलबन जिसने दीवाने अर्ज बनाया था, ठीक है, तो सैन्य विभाग है ये, उसका हेड है ये। तो सेना की भर्ती, है ना, उसका संगठन, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, है ना, इसका प्रमुख कार्य था। तो सेना की जितनी भी जरूरतें थी उसकी पूर्ति ये डिपार्टमेंट करता था, और उसका हेड होता था सेनापति। ओके, नेक्स्ट वन, न्यायाधीश, सातवां है न्यायाधीश। तो अष्ट प्रधान में न्यायाधीश, तो न्यायाधीश से भी आपको पता चल रहा होगा ये जज था, ठीक है। तो ये मुख्य न्यायाधीश, ये क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट था वो छत्रपति होता था, है ना। इसके ऊपर कौन होता था, इस सुप्रीम कोर्ट कौन होता था, छत्रपति, छत्रपति। तो जो न्यायाधीश इन्होंने बनाया था शिवाजी ने न्याय प्रशासन को देखने के लिए, तो ये काम इसका क्या होता था, न्याय निर्णय देना। लेकिन जो न्यायाधीश निर्णय देता था उस निर्णय को फाइनल नहीं माना जाता था, फाइनल नहीं माना जाता था, यानी न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील छत्रपति के पास हो जाती थी। छत्रपति जो फाइनल डिसीजन होता था वही निर्णय माना जाता था फाइनल। तो जिसका निर्णय फाइनल लागू होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो मराठा किंग होता है, छत्रपति। बाकी जैसे आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, तो उसी तरह यानी राजा के बाद, छत्रपति के बाद दूसरे नंबर का मुख्य न्यायाधीश होता था ये, ठीक है। तो ये बनाया क्यों जाता था, इसलिए कि सारे कार्य न्याय के छत्रपति तो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो न्याय वगैरह करेगा ये। अगर कोई समस्या है तो वो फाइनल डिसीजन के लिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब राजतंत्र होता है, मोनार्की सिस्टम होता है, तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों पावर हमेशा किंग के हाथों में होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो छत्रपति है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक और बचता है जो कि अष्ट प्रधान, जिससे हम 7 पढ़ चुके। 8वां है यहाँ पर, जिसको हम पंडित राव कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंडित राव, पंडित राव। इसको हम सद्र बोलते हैं, ठीक है, सद्र कहते हैं, पंडित राव। 8वां यहाँ पर
पंडित राव। सद्र, सद्र का मतलब होता है धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ अधिकारी, है ना। तो ये धार्मिक मामलों को देखता है। तो जैसे मान लीजिएगा कोई धार्मिक अनुदान करना है ना, ग्रांट वगैरह, रिलीजियस ग्रांट वगैरह देनी रहती है, तो वो सारे काम पंडित राव देखता है, सद्र। जब हम लोग इसको मेडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में, इसको सद्र उस सुदूर कहा जाता है। सद्र इंपॉर्टेंट है। तो सद्र क्या है? ये मतलब धार्मिक जो अनुदान दिए जाते हैं, रिलीजियस ग्रांट, उसको देखने वाला ये डिपार्टमेंट होता है और उसका हेड होता है पंडित राव। तो पंडित राव क्या होता है? ये धार्मिक मामलों में राजा का प्रमुख क्या होता है? एडवाइजर होता है। और राजा की तरफ से ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वो राजा की तरफ से दान देने का काम ये करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, धार्मिक कार्यों को निश्चित करता है, कौन सा धार्मिक कार्य कब होगा ये सब निश्चित करने का काम होता है। प्रजा के नैतिक चरित्र, जो प्रजा का जो मोरल होता है, नैतिक चरित्र, उसको इम्प्रूव करना, है ना, ये भी इसका काम होता है। तो इस तरीके से ये अष्टप्रधान के 8 सदस्य थे। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर न्यायाधीश 8 है, न्यायाधीश और पंडित राव, इनको कभी सैन्य दायित्व नहीं दिए जाते हैं। जैसे मान लो कभी साम्राज्य में कोई इमरजेंसी आ जाए तो सभी को युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश को कभी सैन्य दायित्व नहीं दिए जाते थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और सेनापति जो होता था, इसके अलावा जितने भी अष्टप्रधान के मेंबर होते थे वो सभी ब्राह्मण होते थे। सेनापति ब्राह्मण नहीं होता था, वो किसी अन्य कास्ट से होता था, ठीक है। क्योंकि शिवाजी की सेना में कोई एक कास्ट नहीं होती थी, उन्होंने विभिन्न कास्ट को अपनी सेना में शामिल किया था। क्यों? क्योंकि ताकि वो यूनाइट ना हो, है ना, वो बैलेंस बने रहे। तो सेनापति यहाँ पर ब्राह्मण नहीं होता था, बाकी अष्टप्रधान के जो 7 मंत्री होते थे वो ब्राह्मण होते थे। तो शिवाजी का ये केंद्रीय प्रशासन था, ये शिवाजी का कैसा था? केंद्रीय प्रशासन। फिर शिवाजी इतने बड़े साम्राज्य को शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में डिवाइड करते हैं। जैसे आज हमारा जो भारत है उसमें प्रांतीय प्रशासन है, राज्य सरकारें होती हैं। तो शिवाजी अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटते हैं। तो प्रांतीय प्रशासन देखेंगे। फिर प्रांतों के नीचे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिसको महल कहा जाता है, और महल फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे गांव होते हैं, तो गांव का प्रशासन। तो शिवाजी के यहाँ अभी हमने देखा केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में अष्टप्रधान का क्या रोल है। फिर साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा होगा, तो प्रांतीय प्रशासन जिसको महल कहा जाता है शिवाजी के साम्राज्य में। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। शिवाजी का जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य प्रशासन की सुविधा से की दृष्टि से ये किसमें बटा था? प्रांतों में। और प्रांतों, जो प्रांत होते हैं, इन्हें सूबा भी कहा जाता है ना। है ना, प्रांत इसको क्या कहते हैं? सर सूबा, ठीक है। और ये जो सर सूबा होता है ये महल में बटा होता है, महल, है ना। महल यानी यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है, तर्फ यानी ब्लॉक है, और फिर ये गांव होता है ना। तो गांव शिवाजी के प्रशासन में सबसे छोटी यूनिट होती है, और गांव का जो प्रशासन देखता है वो पटेल या पाटिल देखता है। कौन? आज भी महाराष्ट्र में पाटिल होते हैं। तो गांव का प्रशासन पटेल या पाटिल, पटेल भी बोलते हैं, पाटिल भी बोलते हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य में गांव का हेड कौन होता था, कौन देखता था यहाँ का प्रशासन? तो वो पाटिल या पटेल। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, है ना। तो ये हमने देखा शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन, ठीक। तो मुझे लगता है कि टाइम हो रहा है काफी, तो आज क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। और कल हम लोग मिलेंगे अपने टाइम पर और आगे क्लास को बढ़ाएंगे। ओके, तो 1 मिनट, सौरभ, अंकित, चलिए।